किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है। तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू वैसे नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा? बता ना क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओफो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी।
आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगी? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी, आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा, वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा, मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने हैं तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं।
पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय देखो तो, अरे घर आए 1 दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है, गीता बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है।
अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। है? मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और अब क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। मुग्धा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना दे। मुग्धा चाय लेकर आती है। ये लीजिए, और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस चाय पीने का मन था। जाओ तुम दूसरा काम करो। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा मुग्धा को आवाज लगाती है। अरे बहू रे, आओ बहू, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है। इसी तरह मुग्धा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बताकर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती। कभी चाय, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूध, हर समय खाने को चाहिए, और उसके लिए अपने हाथ पर
बिल्कुल नहीं हिलाने, परेशान किया हुआ है इन्होंने। सास की जबरदस्ती परेशान करने की आदतों से दुखी मुग्धा एक शाम सचिन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है। सुनो जी, मम्मी जी की ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की फरमाइशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूरे दिन में 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहू ये बना दे, बहुरी वो बना दे। अरे इनकी फरमाइशें चलती ही रहती है। अरे मुग्धा, माँ खाने की शौकीन है, पर उम्र हो चली है, खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुमसे बोलती है। अरे तो शौक भी उम्र देख कर रखने चाहिए ना। समझ में नहीं आता, हर समय फेविकॉल का जोड़ लगाए सोफे से चिपकी बैठी रहती है। इतना सब डाइजेस्ट कैसे हो जाता है उन्हें? अरे तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं उनसे नफरत नहीं करती जी, बस परेशान हूँ। जहां मुग्धा अपने पति से ये सब बोल रही होती है, वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही होती है और अगली दोपहर रसोई में मुग्धा के पास जाती है। बहू, आज ना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है। तो चाय बना दूं? मुझे बहुत पसंद है। अरे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा बना ले। और हाँ, जितना मसाला बातों में मिलाकर पति को सुनाती हो ना, सब्जी में भी वैसे ही डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा। सास की बात सुनकर मुग्धा हैरान रह जाती है। मतलब अब पूरा समय मुझ पर हुक्म चलाने के साथ बंद कमरे में हुई पति पत्नी की बीच की बातें भी सुनती है? अरे बात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिक्कत है? ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अरे अब तो हद पार हो गई, इस तरह से तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मुग्धा सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें सास का जन्मदिन आता है। मुग्धा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करती है। मम्मी, आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना, कभी सचिन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है, पर इस मोबाइल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप। मोबाइल देख सासू माँ खुश हो जाती है, पर उसे इस्तेमाल करना तो आता नहीं, इसलिए साइड में रख देती है। जिसे देख मुग्धा घर का सारा काम छोड़ मोबाइल सेट कर सास को इस्तेमाल करना सिखाने लगती है, जिसके बाद अब सास पूरा समय मोबाइल में ही लगी रहती है। हाय, जब से मम्मी को मोबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांति आई है। अच्छा है, इसी तरह बिजी रहे तो मैं भी सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अब मुग्धा जब मन करे काम करना, जैसा चाहे वैसा खाना बनाकर खाना, पूरा समय रिलैक्स और खुश रहने लगती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत चहक रही हो। अरे मम्मी जी से छुटकारा जो मिला है, अब ना फरमाइशें ना छुप छुप कर बातें सुनना। अच्छा, तो मोबाइल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब मोबाइल पर लगी सास फरमाइशों की जगह सवालों के लिए बहू को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अरे बहू सुन तो, देख जरा किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा? रिचार्ज खत्म हो गया है, पर अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने कल तेरी कनाडा वाली मौसी सास से 3 घंटे बात की थी ना। क्या? इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचार्ज पड़ रहा है। इसके बाद तो जैसे मुग्धा के दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सास के पास उनके मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी ही बन जाती है। अरे मुग्धा, ये मोबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शक्ल क्यों दिखने लगी? और ये तो हिल भी रही है। मम्मी, ये गूगल डुओ का वीडियो कॉल है, इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शक्ल भी देख सकती हो। अच्छा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए पहले नहीं बताया। इसी बीच सचिन भी वहां आ जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। क्यों, सास बहू में क्या गपशप चल रही है? इसे गपशप नहीं, दिमाग का दही होना बोलते हैं। पर तुम तो मम्मी को मोबाइल देकर बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला।
अब घर के टंटे खत्म हुए तो मोबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आखिर तुमने मोबाइल अपने फायदे के लिए ही तो दिया है, तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फुंथरू रहेगा तुम्हारी लाइफ में प्राइवेसी और सुकून रहेंगे। कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं। अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मोबाइल किस मकसद से दिया गया है। भूलो मत, इससे पहले मैं बातें ही सुनती थी। सास की ये बात सुनकर मुग्धा शॉक में और सचिन हंसता रह जाता है। कंवारी ननद। अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है
इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए। पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती हैं महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या है? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय, देखो तो
अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ। इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, है? लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ। माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है, गीता बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है, मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ। वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ। सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और अब क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ।
करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों के मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा।
यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहणा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना, पता नहीं ये किसकी गलती थी पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोहणा का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था। कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं।
पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौती बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं, कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ,
हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। काली नजर। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़ो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना, किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी।
उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं? ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं? हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा, अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है
और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर काली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके।